नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये फिर कोई शायद कह रहा था कि साहब हर एक में इस तरह से आप जो है भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, इखलाक मोहब्बत, भाईचारा वाली बात बार बार दोहराते हैं। ये कुछ मोनोटोनस या उबाऊ सा या एक ही रस का लगता है और नीरस सा हो जाता है। भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ तक भारतीय अवाम ताकत दल का प्रश्न है, जब ये संबोधित करता है कि हमारे भारतीय भाई बहनों या अपने भारतीय अवाम, तो वो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि जिस संबोधन की आवश्यकता है कि हम अपने देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन माने, समझें और संबोधित करें और संबोधित करें और उसी तरह का वातावरण पैदा हो, यही तो उसकी इच्छा है, यही तो उसका प्रयास है। तो ये बार बार वो कहता रहेगा जब तक कि इसकी मंजिल, इसका मुकाम हासिल न हो जाए, तो ये बराबर कहेगा। रही बात कि भारतीयता आधारित श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, इखलाक मोहब्बत, भाईचारा और सद्भाव, भारतीयता आधारित, ये वैसे ही है कि जैसे हम सभी वो राम का या प्रभु राम का, प्रभु कृष्ण का, प्रभु भोले शंकर का, माता दुर्गा का वो आराधना करते हैं, अल्लाह अल्लाह या खुदा खुदा भजते हैं, गॉड की प्रेयर करते हैं बराबर, वाहेगुरु का भी स्मरण करते हैं बराबर। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे विचारों में, हमारी आत्मा में एक शुद्धि है या उसके शुद्धिकरण के लिए करते हैं कि हमारे विचारों में, हमारी आत्मा में और फिर हमारे आचरण व्यवहार में, हमारे संस्कार में एक शुद्धिकरण है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो ये भारतीय परिवेश है, उसमें भारतीयता की पवित्रता है और वो उसी तरह से पाक साफ के रूप में अपनाया जाए और सभी लोग उसी पवित्रता और उसी पावन जज्बे को समझें, अपनाएं। इसीलिए उसका बार बार स्मरण
आवश्यक है। देखिए, वो जब भी ये प्रकरण आता है, कभी टीवी चैनलों पर जब डिस्कशन होता है, तो जेएनपीसी के प्रवक्ता जब भी उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो बीजेपी के खिलाफ दो बातें वो जरूर बोलते हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस वाले ये अंग्रेजों का साथ दिए थे और जो है गांधी जी के हत्यारे। दो से ये खुद कहते हैं और जितने भी इनके आसपास के माने और भी इनके साथ चिपकने वाले, कम्युनिस्ट वाले, समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले और जो टीएमसी वाले और वाले, यही दो बात कहते हैं कि ये अंग्रेजों का साथ देने वाले और गांधी जी के हत्यारे, गोडसे इत्यादि, या कभी कभी जो है वो सावरकर को भी लपेटते हैं। अब इस विषय में तो भारतीय जनता दल का कुछ कहना नहीं है। ये तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले अपने को उनके आगे सरेंडर जो अभी अब तक करते आए हैं, और उस सरेंडर और आत्मसमर्पण का यह नतीजा रहा है कि देश यही मानता रहा है कि आरएसएस वालों ने वो अंग्रेजों के साथ दिया, या नाथूराम गोडसे जिसके पक्ष में ये बोलते रहते हैं, तो वो हत्यारा था। तो उसका बचाव करने की जिम्मेदारी आरएसएस और बीजेपी वालों की है। तो उस विषय में भारतीय अवाम ताकत दल को कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल इस विचार का है और उस विचार पर दृढ़ भी है कि ये कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई का दम भरती है, उसकी असलियत देश को बताना बहुत जरूरी है कि इस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, वही भूमिका इसने निभाई है। वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल। तो ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल थी मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों जो है अंग्रेजी सरकार के मुखबिर भी थे और दलाल भी थे। यह विचार इस बात पर भारतीय जनता दल दृढ़ भी है, और यही बात अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम के सामने रखेगा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने का जो दम भरती है कांग्रेस या जेएनपीसी, वह उसी प्रकार से झूठा है जिस प्रकार से इन सबों ने जो झूठ फैला रखा है कि देश को बांटने वाला वो जिन्ना थे, और जो है देश को बचाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। ये उसी तरह से असत्य है। जो तथ्य सामने लाए गए हैं, किस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ नेहरू को प्रधानमंत्री वो बनवाने के लिए कितनी बड़ी साजिश किया, पटेल को दाब करके, और फिर
जब देश बंटने की बात आई तो अरुणा आसिफ अली ने किस प्रकार से चिट्ठी भी लिखा था इस मोहनदास करमचंद गांधी को कि आइए हम लोग मिलकर के देश बटे नहीं, इसके खिलाफ आंदोलन करें, क्योंकि इसमें वह हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी चरम पर है। क्योंकि उस समय जो INA आज़ाद हिंद फौज पर जो है वो पर अंग्रेजी सरकार वो मुकदमे चला रही थी भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए। लाल किले में जो मुकदमा चल रहा था, आज़ाद हिंद फौज के जो बंदी सैनिक हैं उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो सहगल साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब थे और लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब थे। तो एक हिंदू और एक मुस्लिम और एक सिख जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल थे आज़ाद हिंद फौज के। आज़ाद हिंद फौज जो कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित सेना थी। तो उस पर जब अंग्रेज इसी लाल किले में मुकदमा चला रहे थे तो देश में इसके खिलाफ काफ़ी रोष हुआ और रोष के साथ पूरे देश में एक एकता की लहर दौड़ रही थी। तो उस एकता को देखते हुए जो है बहुत कद्दावर नेता अरुणा आसिफ अली ने पत्र भी लिखा इस मोहनदास करमचंद गांधी को कि जो ये एकता है और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम के बीच में इसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोग आंदोलन करें, अभियान चलाएं, धरने पर बैठें, आमरण अनशन करें ताकि यह देश न बटे। तो इस मोहनदास करमचंद गांधी ने वो अरुणा आसिफ अली को जवाब दिया कि यह हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई एकता उकता नहीं है। यह तो जो है यह हिंदू और मुस्लिम जो है वो दीवारों पर हाथ मिला रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहा, अंग्रेजी में उसने जवाब दिया मोहनदास करमचंद गांधी ने इनको जो कद्दावर नेता थी अरुणा आसिफ अली, जिन्होंने निवेदन किया था कि इस एकता का लाभ उठाते हुए हम लोग जो अभियान चलाएं, आमरण अनशन करें, धरने पर बैठें, आंदोलन करें। उसके जवाब में उसने लिखा था इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने अरुणा आसिफ अली को कि यह माने दिस इज नॉट द यूनिटी among Hindu and Muslims. Hindu and Muslims are joining hands at the barricades only. मतलब कि कहने का तात्पर्य यदि उसको हिंदी में कहा जाए कि हिंदू और मुस्लिम में ये कोई एकता उकता नहीं है। वो हिंदू और मुसलमान जो है वो दीवारों पर हाथ मिला रहे हैं। इसके जवाब में अरुणा आसिफ अली ने दोबारा पत्र लिखा इसे मोहनदास करमचंद गांधी को कि हाँ अभी और हिंदू और मुस्लिम दीवारों पर ही हाथ मिला रहे हैं। मतलब कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स, नो प्रॉब्लम, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी कमेंसेस फ्रॉम हियर इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि अरुणा आसिफ अली ने उसके जवाब में ये कहा कि ठीक है, हिंदू और मुसलमान दीवारों पर ही हाथ मिलाते हैं, लेकिन उनके बीच में एकता की अवधारणा यहीं से प्रारंभ होती है, शुरू होती है। तो अरुणा आसिफ अली के इस जवाब के बाद फिर वो मोहनदास करमचंद गांधी कोई जवाब नहीं दिया और वह आमादा था देश बांटने के लिए। देखिए ये प्रकरण वास्तव में उसके संबंध में नहीं, लेकिन संक्षेप में बताया जा रहा है कि
चूंकि देश बांटने के लिए वो भी जो एजेंट आया था वहाँ से, इंग्लैंड से, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उसमें गवर्नर जनरल था। तो अच्छा, और लॉर्ड माउंटबेटन को यही नेहरू ही वो ब्रिटिश शासकों से चिट्ठी उठी लिख करके इसी को बुलाया अपने पक्ष में, ताकि सत्ता का हस्तांतरण जब भी हो तो सिर्फ नेहरू को मिले। तो देश को बांटने का प्लान उसका भी था, लॉर्ड माउंटबेटन का, लेकिन वो चाहता था कि इसका इल्जाम जो है अंग्रेज के ऊपर ना है, अंग्रेज के ऊपर ना है, लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर ना है, इसका जो है इसका इल्जाम कहीं और जाए। तो उसने कहा कि भाई देश बढ़ सकता है, नेहरू प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते ये प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से आए। ये जब खबर मिली सबको कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है कि भाई देश बांटने का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की ओर से आए, तो देश बहुत राहत महसूस कर रहा था। वैसे देश देख रहा था कि ये वास्तव में ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल तो हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि देश बांटने का भी ये प्रस्ताव भी ये पास करेंगे। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इसको देखें और समझे। देश के लोग उस समय देख रहे थे कि ये जो कांग्रेस है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के मुखौटे के साथ, बहाने के साथ जो है, ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल तो है, लेकिन वह इस हद तक नहीं जा सकती कि देश बांटने का वो प्रस्ताव पास करके वो लॉर्ड माउंटबेटन को जो कि गवर्नर जनरल था उसको दे। तो ये सोच करके देशवासी हमारे बहुत राहत महसूस कर रहे थे और भरोसा कर, मैंने और उनके दिमाग में ये था कि कांग्रेस जो कभी भी दिखावटी से ही कभी भी इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। लेकिन फिर वही गांधी इन कांग्रेस जिस प्रकार से पटेल को दबाव में लेकर के नेहरू, जिसके पक्ष में कोई कांग्रेसी, मैंने उस नेहरू के पक्ष में कांग्रेस में कोई भी नहीं था उसको प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में, सिवाय वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के अलावा। उसने और काफ़ी जो प्रांतीय इकाइयाँ थी जिनको प्रस्तावित करना था, 15 में से 12 इकाइयों ने जो समर्थन दिया था वो पटेल जी के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। लेकिन उनको दबाव में लेकर के पटेल से इस्तीफा लिया और फिर उस नेहरू को इसने आगे किया, मोहनदास करमचंद गांधी ने, जिसके समर्थन में कोई भी कांग्रेसी नहीं था। इतनी बड़ी साजिश किया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए। तो फिर जब ये मसला आया, देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित होने का, तो फिर पूरी कांग्रेस को दबाव में लिया और तर्क वो दिया कि इसमें देश को बांटना जरूरी है, क्योंकि ये नेहरू जो है क्योंकि नेहरू वो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल था, उसके सामने ये धमकी दिया है कि यदि उसको प्रधानमंत्री न बनाया गया तो वो कांग्रेस को ही तोड़ देगा। तो कांग्रेस को बचाने के लिए देश तोड़ना जरूरी है। यह जो है इस तरह का दबाव, इस तरह का समझाना, इस तरह का मोहनदास करमचंद गांधी उन कांग्रेसियों को समझा ले गया कि यानी कांग्रेस न टूटे, कांग्रेस को बचाने के लिए देश तोड़ना जरूरी है। यह गद्दार
मोहनदास करमचंद गांधी उन कांग्रेसियों को समझा ले गया और कांग्रेस ने ही देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है। शायद इस तथ्य को ये पूरे कांग्रेसी इतिहासकार और कांग्रेसी जो चमचे किस्म के जो बौद्धिक वर्ग वो छिपाए हुए हैं। तो ये देश जाने कि भाई जो कांग्रेस खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास करके वो लॉर्ड माउंटबेटन को दे रही है, कैसे उसका इल्जाम जो है किसी और के मत्थे या जिन्ना साहब के मत्थे जा सकता है। तो ये वैसे ही है। तो उसी प्रकार से ये कांग्रेस जो दम भरती रही कि मैंने हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जबकि वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। अब उससे आगे आइए जो गद्दारी इसकी, सुभाष चंद्र बोस जब हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन्हीं दोनों ने, गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश ने जो है पश्चिमी देशों और खासकर रूस के शासकों से मिलकर के ये हत्या करवाई सुभाष चंद्र बोस की। ये परिस्थितियां, ये तथ्य सामने आ रहे हैं। तो सुभाष जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हत्यारे यही दोनों हैं, नेहरू और गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस की हत्यारणी है ये जेएनपीसी और नेहरू और गांधी। यह देश को जानना चाहिए और इसीलिए फाइलों को दाबना, फाइलों को न दिखाना, ये जो यानी ये सब ड्रामा है। और उनका और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज की दुर्घटना में हुई। उस पर इंक्वायरी कमीशन, कभी वो शाहनवाज कमीशन, कभी खोसला कमीशन। तो अंत में इन दोनों ने तो वो एनपीसी के पापों को ढका, लेकिन अंत में जो मुखर्जी कमीशन आया जो 1998 में या 1999 में, तो इतना ही खुलासा किया कि ये दोनों मैंने ये जो कहानी बनाई गई है कि सुभाष चंद्र बोस की या नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में हुई, ये कहानी ही झूठी है। और अब तक ये सब जो उलझाए हुए हैं, सब इसीलिए उलझाए हुए हैं कि ये तथ्य जो है वो सामने न आए कि यही दोनों हत्यारे हैं, नेहरू और गांधी। यानी मतलब कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी मिल करके, पश्चिमी देशों के मिल करके ये हत्या करवाए हैं हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस का। तो ये सुभाष चंद्र बोस के हत्यारे हैं दोनों। नेहरू जो है ये जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, और कांग्रेस अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल। ये तथ्य जो है वो देशवासियों के सामने, देश के सामने रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के इसकी असलियत सामने आएगी। तो कांग्रेस को इस रूप में जो है जो दम भरती कि उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बिल्कुल नहीं। वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी, और हमारे और जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, ये हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हत्यारे हैं दोनों। और फिर सत्ता हथियाना, देश को बांटना, इसके तो सबसे बड़े अपराधी हैं ही, और जिसके कारण देश भी बटा और हमारे 25 से 30 लाख लोग हलाक हुए। और पाकिस्तान इस गद्दार नेहरू ने इसीलिए बांटा
कि पाकिस्तान सिर्फ एक टुकड़ा भर न निकले, बल्कि वो पश्चिमी देशों का एक पान बन के एक मोहरा बन करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला एक मोहरा। और देश ने देखा होगा कि किस प्रकार ये पाकिस्तान जो है अमेरिका की गोद में बैठ करके अमेरिका के पैसे, अमेरिका के हथियार लेकर के भारत को तंग करता रहा और युद्ध करता रहा। इसीलिए इस गद्दार नेहरू जो है, और नेहरू के विषय में भारतीय अवाम ताकत दल बहुत पहले वो बता चुका है कि यह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। अब इस असलियत को देश को जानना बहुत जरूरी है। इसको ये बीजेपी वाले भी, आरएसएस वाले भी छुपाते हैं। इस तथ्य को छुपाने में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले पूरा साथ देते हैं इस जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांदना चौकड़ी का। और इसकी असलियत को जानना बहुत जरूरी है। तो जो इस फितरत का है, जिसने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई हो, जिसने देश को बंटवाया हो और देश बांटने का इंतजाम किसी और के माथे मड़ा हो, वो क्या करेगा देश को? और सत्ता प्राप्ति के बाद उसने क्या क्या नहीं किया। कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग था। इस नेहरू ने संवैधानिक छल करके धारा 370 और धारा 35 से वो लगवाया कि कश्मीर सिर्फ भारत का संसाधन खाएगा, लेकिन उस कश्मीर पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं होगा। न भारत के लोग वहां पर बस सकते हैं, न कोई जमीन वो खरीद सकते हैं। और बल्कि वो कश्मीर में जितने भी अलगाववादी थे वो दुश्मन पाकिस्तानियों के साथ अपना मेलजोल बढ़ाने लगे। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया कि ये जिसके लिए आंसू बहा रहे थे मोदी महोदय, वही गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के वन विभाग की जमीनों को, वन विभाग की जमीन पर पाकिस्तानियों को बसाने की साजिश कर रहा था, यही गुलाम नबी आज़ाद। तो कैसे इसने जो है कश्मीर के विषय में हमारी सेना जो है जो गई थी वो कबीलियों से लड़ने के लिए, जो पाकिस्तानी सेना आई थी वहाँ कबीलियों के भेष में वो आक्रमण किया था कश्मीर के ऊपर। तो हमारी भारतीय सेना ने और हमारी भारतीय सेना को करीब 8-10 महीने लग गए, इसलिए कि कोई रास्ता नहीं था। हवाई जहाज से ही जो है वो जाना पड़ता था वो श्रीनगर, और वहाँ से अपना वो ऑपरेशन करती थी। तो करीब 7-8 महीने लगे और तब जाकर के कोने कोने से वो पाकिस्तानी सेना जो कबीलियों के भेष में उसको निकाल करके बाहर किया, और वो पूरा बाहर कर भी दिया होता। लेकिन वो कश्मीर का मसला इस गद्दार नेहरू ने पटेल जी के हाथों से छीन करके अपने हाथों में लिया, और एक जो हमारी भारतीय सेना जीत रही थी और पाकिस्तानी सेना को हरा कर उसको भगा रही थी, अपनी भारतीय सेना पर ही इसने एक तरफा युद्ध विराम थोप दिया, ये गद्दार नेहरू। और थोप करके फिर इस मसले को वहां ले गया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, संयुक्त राष्ट्र संघ। सोचिए ने कितना बड़ा ये गद्दार है। और फिर जब वो ले गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उस अध्याय में, उस चैप्टर में डलवाया कि यह दो देशों के बीच में एक डिस्प्यूटेड मैटर है, एक झगड़े का मामला है, विवाद का मामला है। और भी मसले आते हैं भाई कि आपको कोई शिकायत करनी है, आपको कोई बात करनी है, तो उसका चैप्टर दूसरा है, वो चैप्टर 7 है। लेकिन शायद इसने चैप्टर 6 में डलवाया, जिसमें कि वो मसला जो है दो देशों के बीच में वो विवाद माना जाए। कितना बड़ा गद्दार था ये
ये जवाहरलाल नेहरू भारत के खिलाफ, और इसके बाद संवैधानिक छल किया ही, और फिर इसके बाद और उसने फिर वक्तव्य भी दिया कि कश्मीर का फैसला जो है, कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के ही लोग जन्म संग्रह के द्वारा, जन्म संग्रह इतना खतरनाक चीज होती है कि यह पूरी पूरी वो तस्वीर जो है वो पलट वो देती है। और उसने इसी मंसूबे से दिया, उसका जो मंसूबा था गद्दार जो है नेहरू का, कि वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ की जो जनता है, उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की संख्या ज़्यादा है, वो जो है बहुसंख्यक है वहाँ पर। तो इसी मंसूबे से दिया कि इनको बड़े आराम से बाला के फुसला के पाकिस्तान के पक्ष में जन्म संग्रह कराया जा सकता है, और पाकिस्तान के पक्ष में जन्म संग्रह करा करके ये पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। इसी मंसूबे से इसने बोला कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह मतलब प्लेबिसाइट के जरिए करेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान बार बार कहता भी है कि भारत को कि अपने प्रधानमंत्री नेहरू के उस वादा को, उस वक्तव्य को याद करिए। तो ये तो थोड़ा सा वाकया है, बता दिया गया। इस गद्दार नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। उसको इन जेएनपीसी वालों ने आधुनिक भारत का वो निर्माता सब कहते हैं, और वो जो है वो पुष्पेंद्र कुलशेख जो गिरोह है, वो इस नेहरू को, इस गद्दार नेहरू को बोलते हैं विजनरी प्राइम मिनिस्टर। तो समझ जाइए कि जिस प्रकार से अब आप सभी लोगों ने वो पढ़ा होगा, कुछ कथाएं और कुछ इस तरह का कहानियां कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी था, बहुत बड़ा डाकू था, और उसको सजा मिल गई, फिर वो समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए वो बाबा बन गया, और बाद में पता चलता, बाद में जब खुलासा होता है कि नहीं भाई ये बाबा नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा खूंखार अपराधी था। तो वही चीज तो है, ये इतने खूंखार मैंने देश के गद्दार हैं, और जो है ये वो बाबा बन करके देश में तबाही मचाना। और आते ही क्या नहीं किया इसने जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस को तो मरवाया ही, उनके परिवार पर जो है वो जासूसी भी करवाया, और इनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने वाला एक दस्तावेज लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल था उससे मिलकर के एक जो है दस्तावेज भी बनवाया, और उस दस्तावेज में यह प्रावधान भी डलवाया कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जब भी पाए जाएं तो भारत सरकार उनको पकड़ करके वो इंग्लैंड के उनके हवाले करे। इतनी बड़ी गद्दारी किया था ये नेहरू। और ये बात तो बराबर भारतीय जनता दल वो बताता रहता है, लेकिन बीजेपी के लोग जो है अपने छोटे छोटे उनको गुंडा मवालियों को पढ़ा करके भेजते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों को डराने धमकाने के लिए। और उनको जो है ये नेहरू गद्दार नहीं दिखता है, उनकी दुश्मनी सिर्फ जो है वो भारतीय जनता दल से है। तो भगवान उनकी जो है उनकी बुद्धि यानी उनकी बलिहारी है, और उन्हीं को सलामत। लेकिन ये बीजेपी वाले देश को बख्श दें कि ये मानसिकता कि इन गद्दारों की जो पूजा करते हैं, और उन्हीं गद्दारों की जो ये पीढ़ी चली आ रही है, और अब की पीढ़ी जो है वो
गद्दार, और अभी भी गद्दारी ये वो मैंने का सिलसिला चल ही रहा है। राहुल के द्वारा, सोनिया के द्वारा, प्रियंका के और प्रियंका के द्वारा। तो ये जो है बीजेपी वालों को ये नहीं दिखता है कि ये देश के गद्दार है। और क्या क्या कहा जाए, मोदी जी ऐसे गद्दार और देश के दुश्मन लोगों को, संगठनों को कहते हैं कि मजे लीजिए, मोदी है तो मौका है। किसको मजे वो अब दिलवा रहे हैं? जिसने इस देश को लूटा है उसने तो मजा लूटा ही जबकि वो सत्ता में था। विपक्ष में आने पर भी उसको एहसास नहीं हुआ कि वो सत्ता में नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में अब भी उसके मददगार बैठे हुए हैं। न्यायपालिका में भी, और उच्च न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी उसके मददगार बैठे हुए हैं। काफी ये धारणा जो है नीचे से, चपरासी से लेकर ऊपर तक है कि भाई असली जो शासक जो है ये नेहरू परिवार ही है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कई साल तक जो है ये चैनल वाले मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं थे, बस मोदी बोलते थे। कई वर्षों के बाद तब ये एनडीटीवी उनको पीएम के रूप में वो कहना शुरू किया, पीएम मोदी, नहीं तो मोदी। और मोदी का नाम इतना हल्का कर दिया कि हर बात में मोदी। इतना हल्कापन कभी भी इन सब गद्दारों ने न तो नेहरू के लिए आने दिया, न तो गद्दार जो है वो इंदिरा के लिए